अभी हाल ही में देख रहे हैं नीट का मामला है, नीट पेपर लीक से आत्महत्या तक करने को मजबूर हमारे छात्र हो जाएं। इनके प्रदेश के अध्यक्ष मदन राठौड़, आम जनता काले झंडे दिखा रही है, मुख्यमंत्री भजनलाल को काले झंडे देखने को मिल रहे हैं। तो किस प्रकार की सरकार राजस्थान में है, ये देश हित में इनके फैसले नहीं होते हैं। इनका फैसला सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित होता है। किस प्रकार से सत्ता में काबिज हो, इनका टारगेट वो है जी। वो ये कह दें कि पेपर लीक तो होते रहते हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि जब मंत्रियों की सोच ऐसी है। राजस्थान में 18 जून को 3 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान होने वाला है। हालांकि मतदान की प्रक्रिया तब होती जब बीजेपी उम्मीदवार उतारती या कांग्रेस उम्मीदवार उतारती। 2 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस की जीत बिल्कुल तय मानी जा रही है। निर्विरोध जो है जीत कांग्रेस की होगी 1 सीट पर। इस बीच कांग्रेस आलाकमान ने एक बार फिर अपने पुराने चेहरे पर भरोसा जताते हुए नीरज डांगी को फिर से उम्मीदवार बनाया है। और आज हमारे साथ भारत अफ्तार पर बात करने के लिए नीरज डांगी जी है। सर, सबसे पहले आपको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको आलाकमान ने दूसरी बार लगातार राज्यसभा के लिए चुना है। धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल को इसके लिए जी। एक महत्वपूर्ण सवाल है सर कि इतने सारे दावेदारों के बीच जिस प्रकार से आपको दोबारा टिकट मिला है, क्या कहेंगे आप इसको लेकर के? देखिए, कोई भी चुनाव, चाहे पंचायतों का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का हो, लोकसभा का हो और राज्यसभा के चुनाव में वही चेहरे सामने आते हैं जो प्रमुख रूप से राजनीति के अंदर अग्रणी रूप से अपनी भूमिका निभा रहे हों। मैं चूंकि पिछले 6 वर्षों से लगातार संसद के अंदर तमाम उन मुद्दों को उठा रहा था, राजस्थान से संबंधित हो, राजस्थान के हित से, राजस्थान के डेवलपमेंट से या देश हित के मुद्दे हों। बाकी जो बड़े सीनियर लीडर्स हैं वो भी रेस में हैं। राज्यसभा के लिए निश्चित रूप से हर नेता को दावेदारी करने का पूरा अधिकार है जी। पार्टी आलाकमान ने कहीं ना कहीं उन तमाम पिछले 6 वर्षों के कार्य को देखा होगा और अनगिनत ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिनको देखा जाता है। हर चीज़ पर ध्यान केंद्रित किया जाता है कि किस प्रकार से संगठनात्मक ढांचे में उस लीडर ने काम किया है, किस प्रकार से पार्टी के प्रति उसकी वफादारी रही है, कितना वो पढ़ा लिखा है, किस प्रकार से सदन में उसने अपने आप को जो है स्थापित किया है, किस प्रकार से पार्टी लाइन पर रहते हुए जो है सत्ता पक्ष को घेरने का काम विपक्ष के नाते किया हो, कैसे मुद्दे उठे हैं, क्या उसकी भूमिका से उसके स्टेट में कांग्रेस को लाभ होगा, आने वाले चुनावों में उसकी जाति समीकरण से क्या फ़ायदा जो है कांग्रेस पार्टी को पहुंचेगा। ये तमाम चीज़ें कांग्रेस देखती है और आलाकमान ने उन तमाम पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं मुझे चुना। उसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा हाईकमान का। ऐसे में चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं, प्रियंका जी हैं, वेणुगोपाल जी हैं, इन तमाम लीडर्स ने मुझे जो आशीर्वाद दिया और जो भरोसा मुझ में जताया, मैं कोशिश करूंगा कि उस भरोसे पर जो है खरा उतरने की हम लोग आने वाले वक्त के अंदर कोशिश करें। राजस्थान के जितने भी लीडर्स हैं, जो अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डोटासरा जी, जूली साहब, हमारे भंवर जितेंद्र सिंह जी, इन तमाम लीडर्स को भी कॉन्फ्रेंस में लेकर के जिस प्रकार से उन्होंने ये निर्णय लिया, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आने वाले वक्त में जब 2028 के चुनाव की बात आएगी या लोकसभा के 2029 की बात आएगी, तो इन तमाम नेताओं के मार्गदर्शन से मैं चाहूँगा कि हम किस प्रकार से काम कर सके, कैसे कांग्रेस को वापस सत्ता में काबिज कर सके, वो हमारा प्रथम लक्ष्य रहेगा जी। एक लगातार सर सोशल मीडिया पर और आपके जो विरोधी हैं वो ये दावा कर रहे थे कि पवन खेड़ा को उतारा जा सकता है, लेकिन बाद में पवन खेड़ा को कर्नाटक से टिकट मिला है। इसको लेकर कुछ प्रतिक्रिया देंगे सर? देखिए, इसमें पवन खेड़ा जी एक बहुत बेहतरीन लीडर हैं और बहुत बेहतरीन वक्ता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका चुना जाना निश्चित रूप से पार्टी के लिए बड़ी बात है। उसका लाभ जो है कांग्रेस को निश्चित रूप से सदन में मिलेगा और एक साथी के रूप में उनके साथ काम करने का मौका हम लोगों को भी मिलेगा। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने दावा किया था, लेकिन पार्टी ने इन तमाम पैरामीटर्स को देखा होगा कहीं ना कहीं और ये उचित समझा होगा कि आने वाले वक्त के अंदर कौन और बेहतर राजस्थान के लिए साबित हो सकता है। और पिछले, क्योंकि मेरा 6 साल का जो कार्यकाल रहा, उसमें जो वर्क रहे, जो मुद्दे हम लोगों ने राजस्थान से रिलेटेड उठाए, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि पार्टी ने एक ऐसा निर्णय लिया कि नीरज डांगी को अगर रिप्लेस नहीं करना है तो उस स्थिति में पवन खेड़ा जी के एडजस्टमेंट को कैसे देखा जाए। तो मुझे खुशी है कि उन्हें कर्नाटक से पार्टी ने मौका दिया है। कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे सर
सर, जिस पर अब आपकी नज़र रहेगी अगले 6 वर्षों तक? जिस प्रकार से यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी पिछले 12 वर्षों से काबिज है, क्या आपकी ट्यूनिंग उन नेताओं के बीच है? आप केंद्रीय नेताओं की श्रेणी में आते हैं, आप केंद्रीय नेताओं के टच में रहते हैं। कौन से ऐसे मुद्दे राजस्थान के हैं, आपके क्षेत्र के हैं, जालोर सिरोही के, जिसको आप देखिए, इसमें मैं कहना चाहूँगा कि जब 6 वर्ष का कार्यकाल रहा, उस दौरान राजस्थान के अनगिनत मुद्दों को मैंने जो है सदन में पटल पर रखा। उसमें राजस्थान का जो ये पूर्वी राजस्थान है, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट जो है ERCP, इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग लगातार उठती रही और उस ERCP के मुद्दे को सबसे पहले अगर सदन में उठाया, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसे सबसे पहले सदन में मैंने ही उठाया था। उसके बाद और भी कुछ सांसदों ने उस ओर रुख किया और उन्होंने जो है उस मामले को हाथ में लिया। तो मैं समझता हूँ कि वो एक ज्वलंत मुद्दा राजस्थान के लिए था, देश हित के अंदर। इसी तरह से राजस्थान के अन्य राज्यों से संबंधित जो पेयजल के मामले हैं, जो अंतर्राज्यीय ट्रीटीज होनी है, उन पर भी फोकस किया जाएगा। कई नेशनल हाईवेज के इशू हैं जो स्टेट हाईवेज के साथ मिलकर के उनका निस्तारण किया जाना अति आवश्यक है। ऐसे कई जगह है, जैसे देसूरी नाल का मैंने मुद्दा उठाया था, एक ऐसा मसला है, वहाँ एलिवेटेड रोड की आवश्यकता की मांग बहुत लंबे समय से चल रही, क्योंकि आज़ादी से लेकर के अब तक अनगिनत वहाँ पर दुर्घटनाएं हुई हैं, दुर्घटना में मौतें भी हुई हैं और कई लोग घायल हुए हैं। और हाल ही के अंदर एक बच्चों की बस में कई बच्चों की मौत भी हो गई, वहाँ बच्चे घायल भी हुए। तो ऐसे में ऐसे मुद्दे जो हैं वो उन्हें क्लियर कराया जा सके, उसके लिए हमारी पहल रहेगी। रतलाम बांसवाड़ा रेल लाइन का मैटर मैंने उठाया था, जिसमें 2500 करोड़ का वो प्रोजेक्ट था, जिसमें 1250 करोड़ का जो स्टेट का जो शेयर था वो खर्च हुआ, लेकिन वो प्रोजेक्ट जो है अभी भी पूर्ण नहीं हो पाया है, उसको भी हम लोग हाथ में लेंगे। जालोर, सिरोही और पाली में यहाँ पर स्वास्थ्य की दृष्टि से हम देखते हैं तो जब कोई बड़ी बीमारी या कोई समस्या आ जाती है तो वहाँ पे जो है मरीज को अहमदाबाद की ओर रुख करना पड़ता है और बड़ा लंबा चौड़ा बिल गरीब लोगों को पे करना पड़ता है वहाँ के हॉस्पिटल्स में। तो मैंने ये भी मांग रखी थी कि यहाँ पर जो है एम्स जैसे अत्याधुनिक टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस का डेवलपमेंट होना चाहिए, ताकि वहीं के वहीं लोकल स्तर पर ही उनको जो है स्वास्थ्य लाभ मिल सके। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें आगे ले जाया जाएगा। एजुकेशन एक बहुत ज्वलंत फील्ड रहेगा जिस पर हम फोकस करेंगे, ताकि अभी हाल ही में देख रहे हैं नीट का मामला है, नीट पेपर लीक से आत्महत्या तक करने को मजबूर हमारे छात्र हो जाएं, जो जिसे देश का भविष्य हम लोग मानते हैं, हमारे क्षेत्र का भविष्य मानते हैं। यहाँ भविष्य के साथ खिलवाड़ अगर होता है तो मैं समझता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम को सुदृढ़ बनाने की जरूरत है। और ऐसे मामले में जहां पेपर लीक और इस तरह की परिस्थितियां बने, यहां संज्ञान लेना चाहिए। प्रधानमंत्री को जरूरत थी कि मंत्री का इस्तीफा लेते और जो भी नीट से संबंधित जो एनटीए एजेंसी के अधिकारी हैं, जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित अधिकारी जो इसमें लिप्त हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। एक महत्वपूर्ण सवाल सर, भैराणा धाम में जो संत प्रदर्शन कर रहे हैं उसको लेकर के है। क्या हनुमान बेनीवाल जिस प्रकार से आरोप लगाते हैं कि राजस्थान की टॉप लीडरशिप बीजेपी के जैसे सीएम और प्रदेश अध्यक्ष से मिली हुई है क्योंकि वो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, इन सब आरोपों पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं इसमें स्पष्ट करना चाहूँगा, जब बात राजस्थान की सरकार की आई है और भारतीय जनता पार्टी जो है जिसे मैंडेट राजस्थान की जनता ने दिया, और जो एक सोच होती है जनता जब वोट डालने जाती है, हमारी सरकार रही 5 साल, अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने अनगिनत बेहतरीन फैसले लिए, ऐसी योजनाएं लागू हुई जिसका सीधा लाभ जो है जरूरतमंदों को, राजस्थान के लोगों को मिला। लोगों ने इतना होने के बाद भी मैंडेट कांग्रेस को नहीं दिया, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सोचा होगा कि ये हमारे तमाम दुख दर्द के अंदर, हमारे अधिकारों के अंदर, हमारे अधिकारों की रक्षा में एक जिसे कहते हैं कि अभिभावक के रूप में सरकार काम करेगी, जो एक दायित्व सरकार का होता है। लेकिन यहाँ परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं। यहाँ डायरेक्शंस दिल्ली से आ रहे हैं, वहाँ का थोपा हुआ जो डायरेक्शन है वो यहाँ पूरी तरीके से फॉलो भी नहीं हो रहा है। मिनिस्टर्स की नहीं चल रही है, मुख्यमंत्री की नहीं चल रही है, विधायकों की नहीं चल रही, तो किस प्रकार की सरकार चल रही है? जब इनके प्रदेश के अध्यक्ष मदन राठौड़ जब मूवमेंट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो रास्ते में आम जनता काले झंडे दिखा रही है, मुख्यमंत्री भजनलाल को काले झंडे देखने को मिल रहे हैं। तो किस प्रकार की सरकार राजस्थान में है, ये इस बात
का परिचायक है कि काले झंडे दिखाने की नौबत अगर यहाँ 2.5 साल के कार्यकाल में ही आ जाए, आकलन 3.5-4 साल के बाद होता है, यहाँ 2.5 साल में ही परिस्थितियां इस तरह की बन जाए, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार पूरी तरीके से विफल है। ये जो साधु संतों का जो वहां पर एजिटेशन है, एक तरह से मैं कहूंगा, यहाँ गायों को लेकर के मामला है, और ऐसे में अगर ये वास्तव में गाय को अपना राष्ट्रीय पशु मानते हैं तो घोषित करें। क्यों सिर्फ राजनीति करते हैं? ये मैक्सिमम देश के स्लॉटर हाउस जो है वो भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड लोगों के हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये दिखावे की राजनीति है, इनके खाने के दांत हाथी की तरह हैं, दिखाने के अलग और खाने के अलग। यहां पर इन्होंने देश में जब भी सत्ता में काबिज हुए हैं, चाहे वो राम मंदिर का इश्यू हो, उसके माध्यम से सत्ता में आने की कोशिश, पुलवामा हमले के माध्यम से सत्ता में आने की कोशिश, नोटबंदी के माध्यम से सत्ता में आने की कोशिश, जीएसटी के माध्यम से सत्ता में आने की कोशिश, अभी हाल ही में जब इनके सारे जो है हथकंडे के खत्म हो गए, सारे हथियार इनके इस्तेमाल हो चुके, तो इन्होंने महिला बिल सिर्फ राजनीति के लिए इन्होंने आगे किया। यहां जब इनसे जो है ये देश का जो मामला था जिसमें अभी अटैक हुए, इन अटैक्स के अंदर भी इनका रोल किस तरह का रहा है, तो ये देश हित में इनके फैसले नहीं होते हैं। इनका फैसला सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित होता है, किस प्रकार से सत्ता में काबिज हो, इनका टारगेट वो है। जी सर, एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से गौतम कुमार दत्त ने, जो सहकारिता मंत्री राजस्थान सरकार में है, उन्होंने थाने में जाकर के कांस्टेबल के साथ जिस प्रकार से उनको अपशब्द बोले, और उसके बाद एक एसएचओ ने उन पर एफआईआर करवाई, क्या वजह है सर? क्या आपको क्या लगता है, क्या एक एसएचओ एक मंत्री पर एफआईआर करवा रहा है? इस प्रकार की स्थिति प्रदेश में है मंत्री पर। वहीं दूसरी तरफ कुचामण और डीडवाना के अंदर जब काले झंडे मदन राठौड़ को दिखाए गए तो उन्होंने रातों रात एसपी बदलवा दिया, तहसीलदार का ट्रांसफर हो गया, उसके अलावा एसएचओ बदल गया, तमाम चीजें हो रही है सर। इसको लेकर के आप देखिए, बिल्कुल सही बात है। जिस राज्य में उनके सत्तासीन पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष को काले झंडे दिखा दिए जाएं, मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखा दिए जाएं, और जिस प्रदेश में इनके मंत्री जो है अधिकारियों के और कर्मचारियों के ऊपर जो है अत्याचार करें, उनके साथ मारपीट कर लें, और इनके जो है मंत्री जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो ये कह दें कि पेपर लीक तो होते रहते हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि जब मंत्रियों की सोच ऐसी है, मुख्यमंत्री काम नहीं कर पा रहे हैं, तो किस प्रकार की सरकार राजस्थान में चल रही है। एट्रोसिटीज के केसेस बढ़ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से चरमरा चुका है, तो ये सत्ता में रहने के का जो इनका अधिकार है वो तो खो चुके हैं। ये जनता इनको आने वाले वक्त के अंदर जरूर जो है सत्ता से हटाएगी। जनता आज मानस बना चुकी है, आज अगर चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में नहीं आ सकती है, इनका आंकड़ा 100 के पार नहीं जाएगा। एक कमेंट, लास्ट सवाल सर आपका, मैं चाहूंगा नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल आपके सहयोग से 24 में जीतकर लोकसभा पहुंचे, उन्होंने बहराना के अंदर एक कार्यक्रम के अंदर सीएम भजनलाल शर्मा को मूर्खाधिराज कहा, आप उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बयान से? देखिए, हर नेता का अपना अपना तरीका होता है राजनीति करने का। जी, मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा राजस्थान का, और उसके पश्चात मैंने कई चुनाव भी लड़े, और कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां राज्य स्तर की और राष्ट्रीय स्तर की कांग्रेस पार्टी ने मुझे दी। उसके साथ साथ राज्यसभा का एक टर्म मेरा लगभग पूर्ण होने जा रहा है, दूसरे टर्म की मैं तैयारी कर रहा हूं। ऐसे में 33 साल के राजनीतिक कैरियर में मैं हमेशा मीडिया फ्रेंडली भी रहा हूं, आप लोगों का सहयोग मुझे सदैव मिला है जहां जहां मैंने सहयोग की मांग करी, लेकिन आज तक उन 33 वर्षों के इतिहास में कभी भी कोशिश मेरी रही है कि मैं अनर्गल बयानबाजी ना करूं, और हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जो किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचाए। इससे अधिक मैं समझता हूं कि इस पर कमेंट करना उचित नहीं होगा। तो ये राज्यसभा सांसद हैं, आप ये कह सकते हैं कि निवर्तमान है, और 18 जून को ये फिर से एक बार राज्यसभा की दूसरी पारी चालू करेंगे। नीरज डांगी जी हमारे साथ थे, जिन्होंने तमाम राजस्थान के मुद्दों पर अपनी बातचीत रखी है। नमस्कार।